चीनी नेता शी जिनपिंग ने पिछले हफ्ते कुछ दिनों के भीतर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की, जो वर्तमान में कम ही विश्व नेता कर सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति अगला कदम उत्तर कोरिया जाकर किम जोंग उन के साथ शिखर सम्मेलन कर सकते हैं, जिससे वैश्विक कूटनीति में बीजिंग की भूमिका मजबूत होगी। यह समय दिलचस्प है क्योंकि चीन खुद को एकमात्र बड़ी शक्ति बताने की कोशिश कर रहा है, जो अब भी वॉशिंगटन, मॉस्को, तेहरान, प्योंगयांग से बात कर सकता है। दुनिया और अधिक बटी हुई और अस्थिर होती जा रही है, लेकिन इस प्रतीकवाद के पीछे कुछ बहुत ही वास्तविक रणनीतिक सवाल हैं, और वो ये है कि चीन के पास वास्तव में उत्तर कोरिया पर कितना प्रभाव है। अब हमारे साथ हैं पियोत्र कुरसेन, संयुक्त राष्ट्र के पूर्व अधिकारी और भू राजनीतिक विशेषज्ञ। अब शी जिनपिंग ट्रंप और पुतिन की मेजबानी कर चुके हैं, जल्द ही किम जोंग उन से भी मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि चीन इन सभी वैश्विक शक्ति संबंधों के केंद्र में खुद को रखकर कौन सा संदेश देने की कोशिश कर रहा है? आपसे बात करके अच्छा लग रहा है। मुझे हमेशा दिलचस्प लगता है कि शी जिनपिंग, पुतिन, ट्रंप जैसे लोगों के दिमाग में क्या चलता है, इसे समझने की कोशिश की जाए। इन्हें हम ताकतवर नेता कह सकते हैं। आप जानते हैं, ऐसे लोग जिनमें अधिक केंद्रीकृत सरकार का नेतृत्व करने की क्षमता होती है, या ट्रंप के मामले में ऐसा बनने की आकांक्षा रखने वाले। मुझे लगता है कि शी जिनपिंग की सोच काफ़ी हद तक उनके राष्ट्रीय पुनर्जागरण के विचार से जुड़ी है। यह विचार कि चीन को अपमान के सदी के बाद अपनी महिमा फिर से हासिल करनी है। शी जिनपिंग वह व्यक्ति हैं जो माओ जेडोंग और ग्रेट लीप फॉरवर्ड के दौर में बड़े हुए, और उन्होंने चीन के मुश्किल समय को देखा। मुझे लगता है कि इससे उनके पालन पोषण पर असर पड़ा। उनके पिता सरकार में थे, और वो ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिन्होंने हू जिनताओ और उनके पूर्ववर्तियों के मुकाबले बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चीन के हितों को आगे बढ़ाने का काम किया है। इससे साबित होता है कि चीन पुतिन और ट्रंप जैसे नेताओं के साथ भी मेलजोल कर सकता है। मुझे लगता है कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि ये बैठकें इसलिए हुई क्योंकि अपनी अपनी वजहों से इसमें देरी हुई थी, लेकिन चीन को ये सब एक साथ करने की जरूरत नहीं थी। ये तथ्य कि पुतिन और शी की मुलाकात 20 मई को हुई, जो चीनी भाषा में आई लव यू जैसा सुनाई देने वाला दिन है, ये बहुत सोची समझी मंशा थी। मुझे लगता है ये दिखाता है कि शी ट्रंप के साथ समय बिताते थे, लेकिन पुतिन से मिलना चाहते थे। और मैं निश्चित रूप से गारंटी दे सकता हूँ कि वे दोनों शी के ट्रंप के साथ अनुभव, उन्हें कैसे संभालना है, उन्हें कैसे अपने हिसाब से चलाना है, वगैरह पर चर्चा कर रहे थे। पिछले कुछ हफ्ते बीजिंग के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहे हैं। अब मैं उत्तर कोरिया के बारे में और बात करना चाहती हूँ। उत्तर कोरिया ने हाल ही में अपने संविधान में संशोधन किया है। उन्होंने दक्षिण कोरिया के साथ पुनः एकीकरण का कोई भी उल्लेख हटा दिया है। इससे आपको क्या संकेत मिलता है? और बीजिंग व किम जोंग उन आखिरकार इस तरह की बैठक कैसे कर पाएंगे? इस पर क्या असर पड़ सकता है? ये दिलचस्प है। उत्तर कोरिया, देखिए, किम जोंग उन को सुर्खियों में रहना पसंद है ना। हमने पहले भी देखा है कि वो वैश्विक व्यवस्था, वैश्विक समुदाय में प्रासंगिक बने रहने के लिए प्रयास करते रहे हैं। और ये निश्चित रूप से अजीब है कि उत्तर कोरिया का कोई जिक्र या विचार नहीं किया गया, जबकि दुनिया इतनी बटी हुई और अराजक है। ईरान, यूक्रेन और बाकी सब कुछ हो रहा है। तो निश्चित रूप से इस बैठक में देखना दिलचस्प होगा कि किम जोंग उन कैसे व्यवहार करते हैं, क्योंकि अब तक सारा ध्यान उत्तर कोरिया पर नहीं रहा है। मुझे लगता है देखना होगा किम जोंग उन कैसे व्यवहार करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं खास तौर पर चीन की बात करूं, एक बात समझने वाली है कि रूस और उत्तर कोरिया के रिश्ते पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी और गहराई से मजबूत हुए हैं। उत्तर कोरियाई लोग रूसी युद्ध में शामिल हैं, हालांकि रूसियों ने लंबे समय तक इसे नकारने की कोशिश की थी। फिर खुलासा हुआ कि 10,000 उत्तर कोरियाई लोग प्रतीकात्मक या लॉजिस्टिक ही नहीं, बल्कि कर्स्क में मोर्चे पर भी सीधे मदद कर रहे थे। यूक्रेनियों ने रूस के उस ओब्लास्ट क्षेत्र के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। मुद्दा यह है कि चीन को यह रिश्ता कभी सचमुच पसंद नहीं था। चीन एक यथास्थिति शक्ति है। कुछ लोग तर्क करते हैं कि उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से वैसे ही फायदा होता है, हालांकि वो इसमें थोड़ा बदलाव करने की कोशिश करता है ताकि अमेरिका की प्रभुत्वशाली स्थिति को कमजोर किया जा सके। लेकिन चीन उतना लापरवाह या विघटनकारी नहीं है जितने उत्तर कोरियाई या रूसी हैं, इसलिए चीन ने इस रिश्ते का सचमुच स्वागत नहीं किया।
और जब बात आती है अनुच्छेद 2 की, जिसमें उत्तर कोरिया क्षेत्र की परिभाषा देता है, तो ये मूल रूप से एक बहुत बड़ा और मेरे हिसाब से कम रिपोर्ट किया गया बदलाव है कि उत्तर कोरिया अब दक्षिण कोरिया के साथ पुनर्एकीकरण को किस नजरिए से देख रहा है। और ये चीन के लिए एक समस्या है, क्योंकि चीन सुर्खियों में नहीं आना चाहता। वह अपने स्तर पर कोई विघटन नहीं चाहता। उसके अपने घरेलू मुद्दे हैं, लेकिन निश्चित रूप से ईरान और रूस से जुड़े बचे खुचे असर और इन घटनाओं से उत्पन्न वैश्विक आर्थिक प्रभाव भी हैं, जिन्हें चीन अपने हितों के लिए स्थिर करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अगर उत्तर कोरिया समस्या बनता है, तो ये शी जिनपिंग के लिए सिरदर्द है। ठीक है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी पियोत्र हमारे साथ जुड़ने और हमें अपनी जानकारी देने के लिए।